तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों यहाँ पर देखो, आज मैं आपके लिए जो क्लास लेकर के आया हूँ वो मैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल मेरी आज की क्लास है। और आज की क्लास होगी जो वो एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। और आज की जो मेरी ये क्लास होगी एसएससी एमटीएस के सुपर 10 के नाम से होगी। यहाँ पर आप लोग 10 क्वेश्चन करने वाले हो और 10 क्वेश्चन जो भी 10 क्वेश्चन है बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रख करके ये क्लास मेरी बनाई गई है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग आसानी से एक एक क्वेश्चन को देखना और बिल्कुल यहाँ पर आप लोग मेरी डेली सुपर 10 लेना, जिससे आपकी पूरी मैथ आपको यहाँ पर, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन मिलने वाले हैं और आपको यहाँ पर मैं प्रत्येक दिन कोशिश करूँगा मैं आपको प्रत्येक दिन सुपर 10 अपनी दे सकूँ। तो यहाँ पर देखो, हम टाइम लॉस ना करते हुए आज की क्लास का मेरा यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अजीत अपनी वास्तविक चाल की 3/5 चाल से चलकर जौनपुर से वाराणसी 20 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसे वाराणसी पहुंचने में कितना समय लगेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है अजीत अपनी वास्तविक चाल का 3/5 चाल से चलकर। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, अजीत जो हैं अपनी वास्तविक चाल के 3/5 चाल से चलकर, तो चाल का यहाँ पर देखो जो हमारी दी हुई है 3/5 चाल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अजीत की चाल जो पहले थी वो कितनी थी, 5 थी। और जो इतने समय वास्तविक में ये चल रहे हैं इनकी वास्तविक चाल 5 थी और इतने समय जो ये चल रहे हैं वो 3 की स्पीड से चल रहे हैं। तो अगर हम चाल की रेशियो की बात करें तो जो हमारा चाल का रेशियो हो जाएगा कि चाल का रेशियो हो जाएगा 5:3 का हो जाएगा। ये पहले 5 की स्पीड से चल रहे थे और अब 3 की स्पीड से चल रहे हैं। यानी कि इस हमारी लाइन का यही मतलब हुआ कि अजीत अपनी वास्तविक चाल की 3/5 चाल से चलकर, पहले इनकी चाल 5 थी और अब ये 3 की स्पीड से चल रहे हैं। अगर हमें यहाँ पर चाल का रेशियो पता है तो हम यहाँ पर आसानी के साथ समय का रेशियो बता सकते हैं। समय का रेशियो बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखो दूरी हमारी एक ही है, अलग अलग डिस्टेंस यहाँ पर नहीं है। डिस्टेंस हमारी एक ही, तो यहाँ पर चाल का उल्टा क्या हो जाएगा, समय। और समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:5। ये बात तो आपको पता होगी, बिल्कुल पता है। चाल से चलकर जौनपुर से वाराणसी 20 मिनट देर से पहुँचता है। क्या ये 20 मिनट देर से पहुंचते हैं? ये 5 की स्पीड से गए तो 3 मिनट में पहुंचे, कुछ भी आप मान लो। 5 की स्पीड से गए 3 मिनट में पहुंचे, 3 घंटे में पहुंचे। 3 की स्पीड से गए तो 5 मिनट में पहुंचे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो समय का डिफरेंस आया है, यहाँ पर 20 मिनट देर से पहुँचते हैं हमारे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर ये 5 मिनट में पहुँचते तो यहाँ पर 3 मिनट में पहुँचे हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग टाइम का डिफरेंस कितना है, 2 मिनट का। हमारे अकॉर्डिंग टाइम का डिफरेंस कितने का है, 2 का है। और इनके अकॉर्डिंग जो डिफरेंस है वो कितने का है, 20 का है। टाइम का अंतर कितना आ गया, 20 मिनट देर से पहुंचते हैं, 1 बराबर। अब यहाँ पर देखो जो 20 मिनट आपको दिया हुआ है तो 2 बराबर किसके कर रहे हैं, मिनट के। तो ये बात आपको पूरी तरह से ध्यान रखनी है। यहाँ पर अगर घंटा लिखा हुआ है तो हम घंटा लिखेंगे, यहाँ पर हमारा अगर सेकंड लिखा हुआ है तो हम सेकंड लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो ना ही अभी मुझे यहाँ पर चाल में पता था कि चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है या मीटर पर सेकंड में दी हुई है, ना ही हमें यहाँ पर डिफरेंस में मुझे कुछ पता है किस में दिया हुआ है। तो यहाँ से अब पूरी तरह से हमारा क्वेश्चन बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब हमें दिया गया है कि 20 मिनट का डिफरेंस है। हमारे अकॉर्डिंग 2 का डिफरेंस, क्वेश्चन में 20 मिनट का डिफरेंस। 1 बराबर 10 मिनट के, 1 बराबर 10 मिनट के। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, तो उसे अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसे वाराणसी पहुँचने में कितना समय लगेगा। वास्तविक चाल से चले मतलब वो अगर 5 की स्पीड से चले, वास्तविक चाल उसकी कितनी थी, 5 थी, लेकिन वो चल कम की चाल से रहा था, 3 की स्पीड से चल रहा था। तो वास्तविक चाल से चले इसका मतलब वो 5 की स्पीड से चले तो उसका कितना समय लग रहा है, 3 मिनट का टाइम लग रहा है। 1 बराबर 10 के, इसका मतलब मुझे ये वाला टाइम निकालना है, 3 वाला। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 मिनट। 30 मिनट
विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हुई? देखो आप लोग बिल्कुल तरीके सीखा करो, ज़्यादा ये ट्रिक वो ट्रिक ये सब व्यर्थ की बात है। यहाँ पर तरीके को सीखो, कैसे क्वेश्चन को लगाया जाता है, क्वेश्चन का क्या तरीका होता है, क्या मतलब होता है, उसके बेसिक को पकड़ो, तभी लगाने में उसका अलग ही आपको आनंद आएगा। तो हमारा 30 मिनट ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, साधारण ब्याज का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देखो कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो मैं आपको फार्मूले से भी बता सकता हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पर एक ही मात्र उद्देश्य है, आप लोगों को मैं बिल्कुल कोई भी चीज़ रट्टा नहीं मराना चाहता हूँ। जो देखो रट्टा मराने वाली चीज़ें वो मैं मरा दूंगा, जहाँ तक पूरी कोशिश हो बिल्कुल बेसिक पॉइंटों के साथ और यहाँ पर मेथड के साथ आपकी मैथ कवर हो। अब यहाँ पर सबसे पहले मेथड के साथ कवर करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर मान लिया 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। 3 वर्ष में स्वयं की 7/, जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई अपना धन मान लिया, मूलधन हम क्या मानेंगे, ऐसी वैल्यू मानेंगे जो हमारी यहाँ पर 7/6, उस वैल्यू का 7/6 करें तो वो कट जाए। जैसे कि देखो अभी आपको समझ में आएगा, मैंने यहाँ पर मूलधन 6 मान लिया, 6 मान लिया सर, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। तो मतलब अगर 7/6 गुनी हो जाती है, अगर हम 6 का 7/6 करेंगे, 6 से 6 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मतलब 3 वर्ष में हमारी कितनी हो जाती है, 7/6 गुना, मैंने 7/6 गुना करा तो वो कितना आया, 7 थी कितनी, 6। इसीलिए मैंने 6 माना था, क्योंकि इसका हम अगर 7/6 करें तो आसानी के साथ ये वैल्यू हमारी कट जाएगी। तो 3 वर्ष बाद कितने रुपए हो जाती हैं, 6 रुपये थे, 3 वर्ष बाद 7 रुपये हो गए, मैंने ऐसे मान लिया। अब यहाँ पर देखो आपसे ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर पूछी जा रही है, तो यहाँ पर फार्मूला हमें क्या बताया गया है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय और बटे 100, यही तो फार्मूला होता है। अब यहाँ पर 6 रुपये थे, 6 से 7 हो गए, ब्याज कितने रुपये मिला, 1 रुपये। मूलधन कितना माना था मैंने, 6 रुपये। दर हमें निकालनी है, टाइम 3 वर्ष दिया हुआ है, बटे क्या, 100। यहाँ पर देखो R = हम निकाल लेंगे, ये हम तिर्यक गुणा करा देंगे इधर से इधर, तो कितना आ जाएगा, 18R = 100 आ जाएगा, तो 100/18 कर देंगे। तो यहाँ पर R = कितना आ जाएगा, 50/9 आ जाएगा, 50/9 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 5 बढ़ जाएगा, 5 से ही 5/9%, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर सिस्टम का, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, विदाउट पेन एंड पेपर के होने वाला क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ हम पीछे से सॉल्व करेंगे। देखो विदाउट पेन एंड पेपर के, क्योंकि ये देखो थोड़ा सा आपको वर्गमूल और घनमूल याद होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं आपसे जब भी क्लास लेता हूँ वर्गमूल और घनमूल की बात आती है, तो मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ कि लगभग आप लोग 50 तक की वर्ग और 20 तक की घन, इतना आप लोग याद कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर 256 का वर्गमूल कितना होगा, ये 16 का है, 16 का है। अब 16 हमारा देखो इसमें ऐड हो जाएगा 105 में, तो कितना हो जाएगा 121। 121 का वर्गमूल करेंगे 11 आएगा, 11 को हम 1331 में भाग देंगे तो 121 आएगा। 121 का वर्गमूल करेंगे 11 आएगा, 11 को 60 में माइनस करेंगे 49 आएगा, 49 का वर्गमूल होता है 7। तो हमारा आंसर हो गया। इसमें कुछ भी मैं पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ पर देखो मैं आपको समझाने के लिए बता दूँ। जैसे यहाँ आपने 256 का वर्गमूल किया तो कितना आया 16, 16 को आप 105 में ऐड करोगे, 16 को 105 में ऐड करोगे तो ये आपका कितना बन जाएगा 121, 121 बन जाएगा। 121 का वर्गमूल करोगे तो कितना निकल करके आएगा 11, डिवाइड में कितना हो गया 1331
भागित 11, भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 121 आ जाएगा, 121 आ जाएगा। 121 ये हमारा वर्गमूल रूट के अंदर होगा, तो यहाँ पर जब हम बाहर निकालेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब 11 को हम देखो 60 में यहाँ पर माइनस कराएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 49, रूट 49, 49 का वर्गमूल करेंगे कितना आएगा 7 आएगा, 7 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, प्यारा बिल्कुल टॉपिक है। मैं इन सभी क्वेश्चनों की सीरीज पीछे नंबर सिस्टम फॉर ऑल एग्जाम के नाम से आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी वो क्लासेज नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर पूरी तरह से विजिट करें, वीडियो की लिस्ट में जाएँ, बिल्कुल वहाँ पर ऐसे ही टैग लगे वीडियो आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। आसानी के साथ एक बार देख लेना, एक बार में पूरी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है लगभग 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और वो सभी टाइप मैंने आपको क्लियर करा रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो 1/5 × 9 प्लस 1/9 × 13 प्लस 1/41 × 45। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या देखना होता है, यहाँ पर जो 5 और 9 के बीच का डिफरेंस है कितने का है 4 का है, 9 और 13 के बीच में डिफरेंस है 4 का है, 41 और 45 में बीच का डिफरेंस कितने का है 4 का है। इनके बीच में जब डिफरेंस 4 का है तो ऊपर भी 4 होना चाहिए प्रत्येक डिजिट में, जहाँ पर 1 लिखा दिखाई दे रहा है क्योंकि नीचे का डिफरेंस ऊपर सेम वैल्यू होनी चाहिए, नीचे का जो डिफरेंस है ऊपर वही वैल्यू होनी चाहिए, नीचे का जो डिफरेंस है ऊपर वही वैल्यू, यानी नीचे में पूरे में 4 का डिफरेंस है तो ऊपर प्रत्येक में 4 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 4 तो है नहीं, अब 4 है नहीं तो हमें यहाँ पर 4 करने में तो हमें बहुत ही अच्छा नॉलेज है, बहुत ही अच्छा ज्ञान है कैसे हम 4 करेंगे। हम ऊपर नीचे 4 से गुणा करा देंगे, क्या कोई यहाँ पर प्रॉब्लम है, ऊपर भी 4 से गुणा करा दिया, नीचे भी 4 से गुणा करा दिया, तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, जब मैंने गुणा करा दिया तो यहाँ पर देखो 1/5 × 9, सॉरी मैंने पूरी लाइन यहाँ पर खींच दी, पूरी नहीं खींचनी चाहिए थे। यहाँ पर देखो क्या होगा प्लस 1/9 × 13 प्लस 1/41 × 45। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नीचे वाले देखो, नीचे मुझे 4 से गुणा कराने की कोई आवश्यकता नहीं, तो नीचे वाला 4 मैं एज इट इज रखता हूँ और ऊपर मैं 4 से गुणा करा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो मैं इतना बढ़ा चढ़ा करके क्यों बताता हूँ, आपसे बताऊँ कि ऐसा ऐसा कर लेना और एक लाइन में मैं आंसर दे दूँ। मैं इतना आपको बता देता हूँ कि बिल्कुल अगर एक बार आप लोग मन से क्वेश्चन को देख लो ना, फिर कभी भी आप भूलो ना क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, अब नीचे का डिफरेंस देखो, ऊपर सेम वैल्यू दिखाई दे रही है, नीचे का डिफरेंस प्रत्येक वैल्यू में 4 है और ऊपर भी 4 है। तब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ये क्वेश्चन अब आपका पूरा बन चुका है। अब देखो हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन नीचे की वैल्यू ऊपर सेम वैल्यू दिखाई, नीचे का डिफरेंस ऊपर सेम वैल्यू दिखाई दे, आपको ऊपर 1 लिखना है, नीचे आपको सबसे छोटी वाली और सबसे पहले नंबर की वैल्यू जो 5 आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना है, ऊपर 1 लिखना है, नीचे लास्ट की ये सबसे बड़ी वाली वैल्यू 45। यहाँ पर देखो अब क्या हो जाएगा 1/4, यहाँ पर 45, यहाँ पर 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 1/4, यहाँ पर देखो हमारा कितना हो गया 8, यहाँ पर 45, यहाँ पर देखो 4 से हमारा 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2/45 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितना बढ़िया और प्यारा सा तरीका था। आप लोगों को बस देखो तरीके सीखना है, क्वेश्चन कैसे लगेंगे, उसके बाद आप खुद इतना लंबा चौड़ा नहीं सॉल्व करोगे, बस आपकी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, 12 के नाम से क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे HCF पूछा गया है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। R = 91 की पावर 4 × 85 की पावर 5 × 38 की पावर 10।
तो यहाँ पर टी इक्वल टू मान हमारा दिया गया और आर और टी का HCF पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नंबर। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा हाईएस्ट कॉमन नंबर है, फैक्टर है, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 91 की पावर 4। क्या यहाँ पर कहीं 91 की पावर 4 दिखाई दे रहा है? सर नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है 85 की पावर 5। यहाँ पर कहीं 85 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है 38 की पावर 10। क्या यहाँ पर कहीं 38 दिखाई दे रहा है? सर कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। अभी आपको दिखाई देगा, बस थोड़ा सा एक बार आपको एक लाइन मुझे लिखने दो। R इक्वल टू देखो 91 दिया हुआ है। 91 की अगर हम फैक्टर करें तो हमारा क्या हो जाएगा? 91 के फैक्टर 13 × 7 की पावर 4। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो 85 के फैक्टर करेंगे 17 × 5 की पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 5। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 × 90। 38 के फैक्टर क्या करेंगे? 2 × 90 की पावर 10। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 13 की पावर 4 × 7 की पावर 4 × 17 की पावर 3 × 5 की पावर 3 × 2 की पावर 10 × 19 की पावर 10। यहाँ पर देखो ये मैंने लिख दिया है, ये वाली जो हमारी इक्वेशन है मैंने लिख दिया है। अब t इक्वल टू देखो जो हमारा दिया हुआ है 52 की पावर 6 × 119 की पावर 11 × 69 की पावर 11। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये हमारा क्या होता है, देखो 13 चक्को 52 होता है। तो यहाँ पर हम 4 × 13 लिख सकते हैं पावर 6। यहाँ पर 17 × 7 लिख सकते हैं। 119 का हम क्या फैक्टर बनाएंगे? 17 × 7 की पावर 11 इंटू यहाँ पर 69 को हम क्या लिखेंगे? 23 69 होता है 23 × 3। छोटे छोटे देखो हम फैक्टर में मुझे तोड़ना है, बस यहाँ पर ये करना है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो 4 है, 4 के स्थान पर मैं यहाँ पर 2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 को 2 × 2 लिख सकता हूँ। तो अभी देखो मैं यहाँ पर लिख के दिखाई दे रहा हूँ। 4 की पावर आप कितना कर लो? 6 × 13 की पावर 6 × 17 की पावर 11 × 7 की पावर 11 × 23 की पावर 11 × 3 की पावर 11। एक तो इक्वेशन आपकी ये बन गई। अब यहाँ से आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नंबर निकाल सकते हो, मतलब HCF निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो 13 की पावर 4 दिखाई दे रही है और 13 की पावर यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर 13 की पावर 6 दिखाई दे रही है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन है? 13 की पावर 4 वहाँ से भी मिल जाएगी, 13 की पावर 4 यहाँ से भी मिल जाएगी। इनका काम फिनिश करो। यहाँ पर देखो 7 की पावर 4 है, तो अब 7 की पावर 4 क्या यहाँ पर है? यहाँ पर बिल्कुल 7 की पावर 11 है। तो यहाँ पर जो दोनों जगह मिल जाए, तो यहाँ पर 7 की पावर 4 मैंने ले लिया, तो 7 की पावर 4 का काम भी कैंसिल हुआ। उसके बाद 17 की पावर 3 17 यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है हमारा 17 की पावर 11 है, 17 की पावर 3 है, जो हमें दोनों जगह मिल जाए, तो दोनों जगह हमें 3 मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो 17 का काम भी फिनिश हुआ। अब यहाँ पर देखो 5 की पावर 3 दी हुई है, 5 की पावर 3, यहाँ पर कोई 5 की पावर दी ही नहीं हुई है, तो 5 तो हमारा कॉमन ही नहीं है। उसके बाद 2 की पावर 10, यहाँ पर देखो 2 की पावर 10, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर तो नहीं दी हुई है, लेकिन 4 की पावर 6 दी हुई है। अगर यहाँ पर देखो 4 की पावर 6 हमारा दिया हुआ है, 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, ऊपर 6, और पावर के ऊपर पावर का क्या हो जाता है? गुणा। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 12। यहाँ पर 2 की पावर 10, यहाँ पर 2 की पावर 12, तो यहाँ पर कितनी मिल जाएगी दोनों में? तो दोनों में हमें जो मिल जाएगी वो 2 की पावर कितनी मिल जाएगी? 10। उसके बाद यहाँ पर देखो 2 की पावर 10 भी हो गई। अब यहाँ पर 19 जो है हमारा 19 की पावर 10, क्या यहाँ पर कहीं भी 19 है?
यहाँ पर तो 19 है ही नहीं, तो यहाँ पर जब 19 है नहीं तो ये लाइन पूरी देखो प्रत्येक वैल्यू हमारी। अब तो हमारा कोई नंबर बचा नहीं, यहाँ पर बचा हुआ है तो चेक करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर है तो वो नंबर जब यहाँ ही नहीं है तो हमें तो ऐसे नंबर लेने हैं जो दोनों में कॉमन मिलते हों। तो इसलिए यहीं से मैंने अपने क्वेश्चन को समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आया है 13 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 4 इंटू 17 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 10, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी है जो 15, 32 और 48 द्वारा पूरी तरह से विभाज्य है। देखो डिविजिबिलिटी के मैंने आपको पीछे भी जितने भी डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन आए मैंने आपको बहुत ही प्यारे प्यारे तरीके बताए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी है जो 15, 32 और 48 द्वारा पूरी तरह से विभाज्य हो। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो सभी यहाँ पर 4 अंकों की संख्या दी हुई है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन को हम ऑप्शन से, ऐसे क्वेश्चन वो आप लोग विशेष करके ध्यान देना, ऑप्शन से लगाने की पूरी कोशिश करना। तो देखो यहाँ पर डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी संख्या 15 से विभाज्य है, कोई भी नंबर हमारा 15 से विभाज्य है, तो इसका मतलब वो 15 के जितने भी फैक्टर होते हैं उन फैक्टर से भी वह नंबर विभाजित होगा। ये बिल्कुल सत्य बात है। अगर कोई भी नंबर हमारा 15 से विभाज्य है तो 15 के जितने भी फैक्टर होते हैं उन फैक्टर से भी विभाजित होगा। क्या सर ये बिल्कुल सही बात है? हाँ बिल्कुल सही बात है, आप प्रमाण के साथ मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक संख्या मैंने ले ली 30 को मैं 15 से विभाजित कर रहा हूँ, 15 दूनी 30 बिल्कुल विभाजित हो गई सर। तो 15 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 इंटू 5, क्या ये 3 और 5 से विभाजित है? तो चेक कर लो आप, 3 दाम 30, 5 छक्का 30। देखो बिल्कुल यहाँ पर एग्जाम्पल जो मैंने दिया बिल्कुल ट्रूथ एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही हो गया। तो उसी प्रकार मैं ये तरीका अपने क्वेश्चन में अप्लाई करूँगा। अगर ये हमारी 4 अंकों की संख्या 15 से विभाज्य है तो 15 के फैक्टर 3 और 5 से विभाजित होने चाहिए। और हमें यहाँ पर 3 और 5 के विभाज्यता के नियम भी बताए गए हैं। क्या नियम बताए गए हैं? कोई भी संख्या अगर हमारी 5 से विभाजित है तो उसके लास्ट में इकाई अंक, लास्ट में कहो या उसका इकाई अंक कहो 0 या 5 होना चाहिए, उसका इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर वो संख्या 4 अंकों की ऐसी कौन सी संख्या है? तो यहाँ पर देखो ये संख्या क्या 15 से विभाज्य होगी? 15 से विभाज्य का मतलब 3 और 5 से विभाजित होनी चाहिए। 3 और 5 से विभाजित होने का मतलब अगर ये हमारी वैल्यू 5 से विभाज्य है तो इकाई अंक 0 या 5 होता, तो इसलिए ये संख्या हमारी 5 से विभाज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी तो हमारा कट गया। उसके बाद यहाँ पर ऐसा और कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर बी देखो, ये संख्या अगर 5 से विभाजित होती तो इकाई अंक 0 या 5 होता, लेकिन नहीं है तो ये भी वैल्यू हमारी विभाजित नहीं होगी। उसके बाद हमारी ये 2 संख्याएं बची हुई हैं। अब इन 2 ऑप्शंस में हमें चेक करना है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन भी हमारा 5 से विभाजित है और ये वाला ऑप्शन भी हमारा 5 से विभाजित है। तो यहाँ पर अब मैं क्यों 5 से चेक करूँगी? 5 से तो दोनों विभाजित हैं, तो मैं 3 से चेक कर लेता हूँ। 3 से चेक कर लेता हूँ, 3 से भी तो दोनों विभाजित होनी चाहिए। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? कोई भी वैल्यू, कोई भी संख्या हमारी अगर 3 से विभाज्य है तो उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर अंकों का योग कर लेते हैं। पर आप लोग देखो अंकों का योग भी ना किया करो, योग भी ना किया करे सर, बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे ही काट सकते हो। एक एक नंबर को आप यहाँ पर काट सकते हो। जैसे कोई नंबर में 9 मिले उससे काट दो। जैसे यहाँ पर देखो 3 तरक का 9 कट गया, 3 तरक का 9 कट गया, यहाँ पर 3 दूनी 6, कितना बचा 2। इसका मतलब ये वैल्यू 3 से विभाजित नहीं है यहाँ पर। नहीं तो आप लोग नंबर्स का सम कर लो अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है। 9 9 18, 18 8 कितना होता है 26, 26 क्या 3 से विभाजित है? 3 से कट जाएगा? नहीं कटने वाला। तो ये आंसर
आंसर भी हमारा कैंसिल हो गया। बचा ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा राइट हो जाएगा। ऐसे कैसे सर आपने राइट कर दिया, प्रूफ करके दिखाओ। तो 5 से तो देखो विभाजित ही है, 3 से देखो विभाजित है कि नहीं, अंकों का सम 3 से विभाजित होना चाहिए। 9 6 15 बिल्कुल 3 से विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, कुछ भी है ही नहीं क्वेश्चन में। एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित किया गया। अरे क्या है मेरे भैया मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन में किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित किया गया था और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी गई। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बहुत जो हमारे अच्छे बच्चे टैलेंटेड पढ़ने वाले होते हैं, अरे सर 20% अधिक अंकित किया गया फिर 20 की छूट दे दी गई 20% की, तो कुछ भी तो परिवर्तन नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। अरे नहीं मेरे दोस्त, देखो मैंने क्या मान लिया कि उसका क्रय मूल्य कोई वस्तु है जिसका सीपी लागत मूल्य कहो क्रय मूल्य कहो कितने रुपए है, 100 रुपये। 100 रुपये उसका क्रय मूल्य, 100 रुपये की लागत में मैंने कोई चीज़ तैयार की, उसमें मैंने जो एमआरपी डाला 20% अधिक डाला। 20% 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। तो जब मैंने 20 उसमें एमआरपी अधिक डाला तो 100 की मैंने तैयार की थी, एमआरपी कितना डाला, 120 रुपये। अब मैं देखो वहाँ पर उसमें क्या कर रहा हूँ, 120 रुपये मैंने एमआरपी डाला और मैं कह रहा हूँ ये भैया क्या है, मार्क प्राइस है, एमआरपी है। एमआरपी है तो यहाँ पर मैं आपको 20% की छूट दे रहा हूँ। 120 रुपये एमआरपी था और इस पर 20% की छूट, दो 20% की छूट कितनी हो जाएगी, 00 से 00, 12 दूना कितना हो जाएगा, 24, 24 रुपये। 24 रुपये क्या हो गई हमारी यहाँ पर छूट हो गई। मैंने रुपए कितने डाले थे, मार्क प्राइस 120 रुपये। 120 रुपये में 20% की छूट यानी कि मैं 24 रुपये की छूट दे रहा हूँ। तो यानी कि मैं उसको कितने की बेच रहा हूँ, 120 माइनस 24, इसका मतलब मैं कितने की बेच रहा हूँ, 96 रुपये की, 96 रुपये की बेच रहा हूँ। तो हमें क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुई। कोई भी चीज़ मैंने 100 रुपये में तैयार की थी, उसको मैंने 96 में बेच दिया, तो हमें कितने % का लॉस हुआ, तो परसेंटेज हमें क्या हुई, हानि हुई। जब भी देखो यहाँ पर 100 से आपकी तुलना कराई जाए, क्योंकि आपका क्रय मूल्य 100 हो और आप 96 की बेच रहे हो, तो कोई उसमें टेंशन लेने की बात ही नहीं है। कितने % की हानि हुई, डायरेक्ट 100 में 96 घटा दो, 4% की क्या हुई, हानि हुई, या 4% का लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अरे मेरे दोस्त, आप 100 की लागत में तैयार किए थे और 96 की बेच रहे हो, तो आपको 4% की क्या हुई, हानि हुई। सर आपने तो पिछली क्लासों में एक फार्मूला बताया था परसेंटेज हानि का, तो आप परसेंटेज हानि, परसेंटेज कमी, परसेंटेज ह्रास, ये सब एक ही बात है। तो परसेंटेज हानि का मैंने फार्मूला बताया था, जिन दो वैल्यू में आप निकाल ले हो। कौन सी दो वैल्यू, एक तो हो गया आपका क्रय मूल्य 100 रुपये और एक यहाँ पर जो आपने बेचा है विक्रय मूल्य यानी कि एसपी 96 रुपये। तो यहाँ पर 100 और 96 में तुलना करोगे, 100 की आपको पड़ी थी, 96 की आपने बेचा है, तो आपको कितने का लॉस हुआ, 4 का। नीचे कौन सी वैल्यू सर लिखेंगे, नीचे हम 100 लिखेंगे या 96 लिखेंगे, यही तो कन्फ्यूजन। तो मैंने कहा था परसेंटेज हानि में बिल्कुल आंख बंद करके आप लोग लिखते हैं ना कि जिन दो वैल्यू में बड़ी वैल्यू हो। तो 100 96 में बड़ी वैल्यू कौन, 100 इंटू क्या हो जाएगा, 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया, 4% विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बिल्कुल सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। माना कि क्रय मूल्य कितने रुपए था, क्रय मूल्य माना कि सीपी जो था वो हमारा कितने रुपए था, 100 रुपये था। मैंने 60% अधिक अंकित किया, 100 का 60% कितना होता है, 60, मतलब मैंने 160 रुपये अंकित किया और अब हम 10% की छूट दे रहे हैं। 160 का अगर हम 10% निकालें
तो कितना हो जाएगा, 16 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 रुपये की छूट दे रहे हैं, तो मतलब मैं कितने रुपए की बेच रहा हूँ, 160 में 16 की छूट दे रहा हूँ, तो यहाँ पर 144 रुपये की बेच रहा हूँ। 144 रुपये की जब मैं बेच रहा हूँ, 100 की मैं ख़रीद के लाया था, 144 की बेच रहा हूँ, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा। लाभ मतलब प्रॉफिट होगा। लाभ प्रतिशत बराबर कितने का होगा, 44% का लाभ होगा। यहाँ पर देखो लाभांश निकालने में बहुत ही आसानी होती है, क्योंकि आपने यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना माना है, कॉस्ट प्राइस आपने कितना माना है, 100 माना है, क्योंकि 100 में कोई भी वैल्यू की तुलना कराना बहुत ही फिर आसान होता है। अगर यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है, सर यहाँ पर आपने तो प्रॉफिट प्रतिशत यानी लाभ प्रतिशत का फार्मूला बताया था। लाभ प्रतिशत मैंने कहा था जिन दो वैल्यू के बीच में आप यहाँ पर लाभ निकाल लो। 100 की आप खरीद के लाए थे, 144 की बेच रहे हो, इसका मतलब आपको 44 रुपये का लाभ हो रहा है। नीचे आप लाभ प्रतिशत में इन दो वैल्यू में से 100 और 144 में कौन सी वैल्यू लिखोगे वो आपको पता है। लाभ प्रतिशत है तो छोटी वैल्यू कौन सी है, 100 इंटू यहाँ पर परसेंटेज निकालना है 100 से 100 हमारा कैंसिल, कितना आ गया, 44% विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज ये रही मेरी आज की क्लास। आज की यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस करने से किसी भी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करो और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।